गारंटी लेता हूं कि आप 40 आउट टू 40 स्कोर बहुत इजीली कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृदुल और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर। और मैं फिर से एक बार आपके सामने आ गया हूं अपना चैनल लेकर, जिसका नाम है वन टाइम पढ़ाई। यहां पर आपको मिलेगा फुल सोल्यूशन फॉर योर एग्जाम्स। आप अगर एग्जाम से डरते हैं तो मेरा चैनल देखने के बाद आपका एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस क्या है, हम सैंपल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जो बहुत से स्कूलों में, बहुत से कोचिंग में नहीं कराया जाता है। बच्चों को नहीं पता होता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए और किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी इसी सीरीज में हम आपको करवा रहे हैं सीबीएसई द्वारा रिलीज किए गए टर्म 2 के सैंपल पेपर। मैं ऑलरेडी मैथ्स और मैथ्स बेसिक के सैंपल पेपर करवा चुका हूं। साइंस का हमारा पहला पार्ट भी आ चुका है। आज हम बात करेंगे साइंस के अगले पार्ट में सेक्शन बी और सेक्शन सी के क्वेश्चनों की। हम उसमें देखेंगे कि वो क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं और किस तरीके से पूछे गए हैं और उनका आंसर आपको किस तरीके से करना है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। आपको मैं गारंटी करता हूं कि ये क्वेश्चंस देखने के बाद आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको क्वेश्चंस में डाउट रहने वाला है या आपको कोई चीज नहीं आती। आपको क्वेश्चन किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से समझना है, किस तरीके को उसको आंसर करना है, ताकि आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट ना हो पाए और आप किस तरीके से फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होगा और आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ भी आया होगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका आया है चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक टेबल वाले उस चैप्टर से। आपको दे रखा है कि आपको पीरियड 3 दे रखा है और आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिससे रिलेटेड आपको एलिमेंट्स क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को पीरियड 3 के कौन से एलिमेंट शो करते हैं उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को। तो मैंने आप लोगों के लिए पीरियड 3 का डायग्राम बना दिया है। ये पीरियड 3 है आपका पीरियोडिक टेबल का। जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता दूं, पीरियड्स और ग्रुप्स क्या होते हैं। जो आपके कॉलम्स होते हैं ये आपके ग्रुप्स होते हैं, जो आपकी रोज होती है वो आपके पीरियड्स होते हैं। ग्रुप क्या होता है, कितने होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ग्रुप होते हैं आपके कॉलम्स और ये आपके उसमें 18 होते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपके 18 ग्रुप होते हैं। पीरियड कितने होते हैं आपके उसमें पीरियड कहा जाता है रोज को। ये टोटल आपकी 7 होती है। इस तरीके से आपकी पीरियोडिक टेबल बनी होती है। मैंने आपके सामने सिर्फ पीरियड 3 जो एक लाइन में अलाइंड है मैंने बना दिया है। ये आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, बीच 3 से लेकर 12 तक आपके ट्रांजिशन एलिमेंट वाला ग्रुप होता है। ये 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये आपके पीरियड 3 के सारे एलिमेंट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब हम एक एक पॉइंट को पढ़ते जाएंगे, एक एक प्रॉपर्टी को समझते जाएंगे और ये आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा एलिमेंट इस पीरियड 3 में से उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। हमारा पहला पॉइंट है, ऐसा एलिमेंट बताना है जिसका स्ट्रक्चर डायमंड से मिलता हो। ऐसा एलिमेंट, पहला हमारा आंसर हमारे बताना है, ऐसा एलिमेंट जिसका स्ट्रक्चर डायमंड से मिलता हो। जिन बच्चों को डायमंड के बारे में नहीं पता, वो कार्बन का एलोट्रोप होता है। सबसे पहले ये जान लो, कार्बन का एलोट्रोप होता है डायमंड। कार्बन का उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 4 कार्बन एक साथ जुड़े होते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। कार्बन की प्रॉपर्टी होती है वो टेट्रावैलेंट होता है और कैटिनेशन होता है। टेट्रा यानी कि उसके पास 4 एटम्स होते हैं शेयर करने के लिए। एंड कैटिनेशन, वो लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहा जाता है। अब हमारे को देखना है इस पर्टिकुलर पीरियड में, इस पर्टिकुलर रो में कौन सा एलिमेंट है जो इन प्रॉपर्टीज को शो करता है, क्योंकि जो इन प्रॉपर्टीज को शो करेगा वही आपका डायमंड जैसा स्ट्रक्चर बना पाएगा। आप जरा ध्यान से देखिए ग्रुप 14, ये ग्रुप 14 आपका कार्बन वाला ग्रुप है। इसके सबसे टॉप पर कार्बन बैठा हुआ है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी भी होती है 4 और सिलिकॉन की वैलेंसी होती है आपकी 4। सिलिकॉन की वैलेंसी भी आपकी होती है कितनी, 4। इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयर करने के लिए, यानी कि ये क्या हो गया आपका टेट्रावैलेंट हो गया। साथ ही साथ ये भी लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। आपने SI8 SI6 सुने होंगे, ये भी लॉन्ग चेन्स में बना सकता है। ये भी टेट्राहेड्रल बनाता है, यानी कि सभी प्रॉपर्टी कैसी हो गई, कार्बन वाली। तो इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है, डायमंड की तरह। तो आपके पहले का आंसर क्या हो गया, सिलिकॉन।
क्या क्या प्रॉपर्टी है, टेट्राहेड्रल प्रॉपर्टी होती है कार्बन की तरह, टेट्रावैलेंट, कैटिनेशन। और अगर सबसे आसान एग्जांपल आपको मैं दूं कि ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि कार्बन फैमिली क्या होती है, 14 जो ग्रुप है उससे बिलोंग करता है। आपको जब आपने चैप्टर 5 पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए बता रहा हूं, जिन्होंने पढ़ा वो लोग भी दोबारा से सुन ले। जो आपके ग्रुप्स होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो काफी हद तक सिमिलर होती है। इसीलिए सेम ग्रुप से हमने सिलिकॉन को उठाया, क्योंकि वो कार्बन के ग्रुप का है। आप लोगों को इस पॉइंट में सबसे अच्छी चीज क्या पता होनी चाहिए थी कि डायमंड क्या है। ठीक है, आप लोगों को ये पता चल गया कि डायमंड क्या है, डायमंड कार्बन का इलेक्ट्रोप है, यानी कि बेसिकली कार्बन एलिमेंट उसमें लगा हुआ है। तो कार्बन जैसा ही दूसरा कोई एलिमेंट क्या बना पाएगा, डायमंड जैसा स्ट्रक्चर बना पाएगा। तो कार्बन जैसा एलिमेंट आपका सिलिकॉन। आपका दूसरा पॉइंट है कि ऐसा एलिमेंट बताओ जिसकी वैलेंसी सेम हो लिथियम की तरह, सेम हो लिथियम की तरह। लिथियम की वैलेंसी बताना चाहेगा कोई बच्चा? ध्यान से देखो, आपको पीरियोडिक टेबल में लिथियम की वैलेंसी मिल जाएगी। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3, और लिथियम की वैलेंसी होती है 1, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 होता है, जो कि +1 वैलेंसी बनाता है। तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है वो +1 के क्या बनाएंगे, वैलेंसी बनाएंगे। तो ग्रुप 1 में आपको कौन सा नजर आ रहा है, पीरियड 3, और ग्रुप 1 में आपको एक ही एलिमेंट नजर आ रहा है जिसका नाम है सोडियम। क्या रीजन है, क्योंकि ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, इसकी भी वैलेंसी आपकी +1 ही होगी। तीसरा आपका पॉइंट क्या है, इट हैज अ वेरिएबल वैलेंसी, यानी कि उसकी एक से ज्यादा वैलेंसी हो सकती है। ऐसे एलिमेंट जो एक से ज्यादा वैलेंसी बनाते हैं, जैसे कि आपके पास कॉपर होगा, देखो कॉपर 1 पॉजिटिव भी बनाता है, 2 पॉजिटिव भी बनाता है। आयरन 2 पॉजिटिव भी बनाता है, 3 पॉजिटिव बनाता है। ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जो एक से ज्यादा वैलेंसी बना सकते हैं। तो हमारे को एक ऐसा एलिमेंट बताना है जो वेरिएबल वैलेंसी बनाता है और वो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपके सामने पीरियोडिक टेबल खुली होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल का डायग्राम होना चाहिए। आप उसमें मार्क करो कि ऑक्सीजन फैमिली कौन से ग्रुप की है। 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली कहलाती है। 16 ग्रुप, क्योंकि उनका हेड कौन है, ऑक्सीजन है। इसी ग्रुप का बंदा सल्फर पीरियड 3 के निकालने हमें। आपके पास कितना आसान कर रखा आपके लिए, आपको चॉइस दे रखे पीरियड 3 से। आपके पास सारे पीरियड्स नहीं है, एक ही पीरियड दे रखे, सारे ग्रुप दे रखे। ऑक्सीजन फैमिली बोल दिया, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं तो सारा काम तो यही खत्म। सल्फर आपका वो पर्टिकुलर एलिमेंट है जो क्या करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो लिख दीजिए आंसर, आपका तीसरे का आंसर क्या है, सल्फर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सेक्शन बी में सभी क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होने वाले हैं। यहां पर आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, इसका मतलब हर एक पार्ट 1-1 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपने सारी रीजन जस्टिफिकेशन के साथ दिए हैं। सिलिकॉन की बता दी, टेट्राहेड्रल, टेट्रावैलेंट, कैटिनेशन, और वो सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। सोडियम सेम ग्रुप ऑफ लिथियम से बिलोंग करता है। ग्रुप क्या होता है, पर्टिकुलर ग्रुप में, यानी कि अलोंग साइड द ग्रुप जो होते हैं आपकी वैलेंसी सेम रहती है। तो ये रीजन हो गया सेकंड वाले के लिए। थर्ड वाले के लिए क्या हो गया, थर्ड वाले की तो कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, उसने खुद बोला ऑक्सीजन फैमिली। तो जो सल्फर होता है वो ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। सल्फर SO2 भी बनाता है, SO3 भी बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहां पर इसकी वैलेंसी अलग है, यहां पर इसकी वैलेंसी अलग है। तो इसका मतलब ये वेरिएबल वैलेंसी को भी शो करता है। तो जो हमसे पूछा गया था हमने उसका आंसर आपके सामने कर दिया है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट का आंसर, दूसरे पार्ट का आंसर, तीसरे पार्ट का आंसर। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा, आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 किस चीज के ऊपर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो सबसे पहला वर्ड आपको देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है आपको आइसोमर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आपने कार्बन चैप्टर पढ़ा होगा, कार्बन चैप्टर में आपको केमिकल फॉर्मूलाज पढ़ाए गए होंगे कार्बन कंपाउंड्स के, तो उनके स्ट्रक्चर बनाना भी सिखाया गया होगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि एक ही पर्टिकुलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती हैं। सेम फॉर्मूले की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो जाती हैं सिर्फ उनके स्ट्रक्चर से। तो यानी कि ऐसा कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट करता है एक दूसरे से, वो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। आइए बात करते हैं एक पर्टिकुलर, मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूं इसी चीज का। ब्यूटीन। ब्यूटीन क्या होता है, जिसके अंदर कितने कार्बन हो, 4 कार्बन, और ईन आने का मतलब इसके अंदर कोई एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना दिया। ये है आपका ब्यूटीन, इसका केमिकल फॉर्मूला आपको कुछ नजर आएगा इस तरीके से। आइए इस पे H लगा देते हैं सबसे पहले।
बताइए क्या फॉर्मूला है केमिकल इसका। ब्यूटीन का केमिकल फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है C4H8, या आपका जनरल फॉर्मूला भी होता है एल्कीन का। आइए बात करते हैं इसके आइसोमर्स की। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें पहला एक यहां पर लगा हुआ है। अब इसका कुछ इस तरीके से देखिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। इसमें भी सेम आपको कितने कार्बन नजर आएंगे, ध्यान से देखिए, 4 कार्बन नजर आ रहे हैं। हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं, 8 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। दोनों ही ब्यूटीन है, दोनों का ही केमिकल फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। यहां पर पहले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पर दूसरे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है आइसोमर्स। आइए हमारा क्वेश्चन को हमसे क्या कह रहा है, हमारे को एक कंपाउंड दे रखा है उसने, और हमारे को वो कंपाउंड भी क्या ही दे रखा है उसने हमारे को ब्यूटीन ही दे रखा है C4H8। C4H8। आइए एक एक करके इसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर देखिए, 4 कार्बन, नंबर 1 पर हमने क्या लगा दिया, हमने नंबर 1 पर इसका वो लगा दिया डबल बॉन्ड। ये हमारा पहला हो गया। आप चाहे इसके फिर H लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे दिखाने के लिए अच्छा लगेगा, ठीक है, लो लगा देता हूं मैं इसके ऊपर H। ये लग गया इसके ऊपर H। इसके सेकंड आइसोमर्स की बात करते हैं, C डबल बॉन्ड C और C, इसके ऊपर भी H लगा दो। बाद में चेक करेंगे क्या जो मैंने बनाया वो सही बनाया है या नहीं बनाया। ये 2 बन गए। अब इसका आप कहोगे कि सर और क्या होगा। अब देखो, आप ये मत करना कि अगला आइसोमर्स इसके लास्ट में लगा रहे हो, वो और ये दोनों सेम बात होगी। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये और ये अलग चीज नहीं है, इसका और इसका नाम सेम है। क्योंकि यहां पर अगर देखोगे तो इसके ऊपर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां पर देखोगे तो इसके ऊपर, तो आप लोगों को लगेगा कि सर यहां पर तो पहले कार्बन पे लगा हुआ है, यहां पर आखिरी कार्बन पे लगा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस चैन को मैं रिवर्स करके देखूं, यानी कि इस तरफ से देखूं, तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर सेम है। तो ये और ये आइसोमर्स नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो ये आपका हो गया ये वाला। यहां पर आपके दूसरे पे लगा हुआ है, इसका नाम देखो क्या होगा, ब्यूट1ईन, इसका नाम होगा ब्यूट2ईन, ठीक है। अब जो तीसरा आइसोमर्स इसका आपके सामने आएगा, वो तीसरा आइसोमर्स कुछ इस तरीके से होगा। देखो ध्यान से, ये आपके सामने तीसरा आइसोमर्स आ गया। यहां पर ये आपका ब्रांच स्ट्रक्चर जरूर बन गया है, लेकिन ये आपका तीसरा आइसोमर्स है ये भी क्या, ब्यूटीन, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखो बाकियों से अलग है। इनके ऊपर H लगा दो, तो आपको कितने नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा यहां पर 3 आइसोमर्स। तो इसका आंसर आपका क्या है, 3। इसका यानी कि आपके पास ब्यूटीन के 3 आइसोमर्स होने वाले हैं। तो इसका आंसर आपके पास 3, और आपने तीनों को बनाकर भी दिखा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी उसमें वो पूछ रहे हैं हमसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच चेन आइसोमर, यानी कि हमने ये जो बनाया है इसका हमारे को इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाकर दिखाना है। मैं आपको एक बार बता दूं, इस बार के सीबीएसई पैटर्न में आपके कई क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर्स पे पूछे गए हैं, लगभग 2 क्वेश्चन। आपके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट ध्यान से बार बार करवा रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम वहां पर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को एज अ डॉट रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके हिसाब से हम वो रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा किसी कंपाउंड का वो किस तरीके से दिखता होगा। आइए हम इसी को किस में बनाकर दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले एक सी लिया, इस सी के पास देने के लिए कितने हैं, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4। हमारे को एक ही ब्रांच चेन आइसोमर का ही क्या बनाना है, हमारे को ब्रांच चेन आइसोमर का ही इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, और इसके ध्यान में रखकर ही आप क्या करेंगे, बनाते जाएंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा काम है, आप करिए। ये बनने वाला है आपका ब्रांच चेन आइसोमर। देखो मैंने हर एक कार्बन के ऊपर 4 डॉट लगाए हैं। ये 4 डॉट जो है वो आपके 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, इसके 4, इसके 4, इसके 4। अब सर को क्या होगा, सर आपने किसी में अलग तरीके से लगाए, किसी में अलग तरीके से। जब भी आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है तो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप इस फिगर को बना लीजिए, ठीक है। जब आप ये वाला स्ट्रक्चर बना लोगे तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको डॉट कहां लगाना है। मैंने सारे कार्बन के डॉट्स लगा दिए जो उसके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए बॉन्ड बनाते हैं। देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो यानी कि इसका मतलब है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं दोनों कार्बन की तरफ से।
यहाँ पर देखिए ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर दो दो, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स एक सर्कल में आने वाले हैं। आइए H बनाते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के साथ H, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के साथ H, यहाँ पर हर जगह आपको जहां जहां पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसके साथ आपको क्या लगाना है, H लगाना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो आपका कार्बन होता है वो ऑक्टेट बनाता है, जो आपका हाइड्रोजन होता है उसको अपना डिप्लेट कंप्लीट करना होता है। तो आइए सर्कल लगाते हैं। देखो आपके सर्कल में उतने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए जितने स्टेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है। H को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसके सर्कल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो उसका बॉन्ड बनाने का कोई मतलब होगा, नहीं होगा। देखो ये सर्कल, इसके अंदर H के अंदर कितने आ गए, 2 आ गए, ये 2 आ गए, ये 2 आ गए, ये बनाते जाओ सारे के सारे जो H हैं, आप सभी H को देख सकते हो, सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उनके पास अपने 1 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन उन्होंने कार्बन के साथ शेयर किया है। आइए अब इनको बनाते हैं। इस कार्बन के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। या जरा ध्यान से देखो, 2 2 2 और 2 कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से इसके अंदर भी कितने आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से इसके अंदर भी 8, और इसी तरीके से इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। आप चाहें तो इसको रीचेक कर सकते हो, आपको हर सर्कल के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे जो उस एलिमेंट को चाहिए। कार्बन के सर्कल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे, हाइड्रोजन के सर्कल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हमारा क्या काम करता है, वो हमारे उस केमिकल फॉर्मूले को स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करके दिखाता है कि हमारा वो जो एटम है वो किस तरीके से दिखेगा। हमारा ये मॉलिक्यूल यानी कि C4H8, अगर इसकी ब्रांच आइसोमर्स बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। अगर किसी बच्चे को कोई बात क्लियर नहीं हो रही है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकता है, हम ट्राई करेंगे कि उसको किसी दूसरे मेथड से वो पर्टिकुलर क्वेश्चन फिर से समझाया जाए। आइए बात करते हैं इसी के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में उसने हमें क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में उसने हमारे को 2 फॉर्मूलाज दे रखे हैं, C4H8 C5H10, और हमारे को ये प्रूफ करना है कि क्या ये होमोलोगस सीरीज के पैटर्न में है या होमोलोगस फैमिली से है या नहीं। ठीक है, पहली बात मैं आपको बता दूं, ये होमोलोगस फैमिली से हैं, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि होमोलोगस का मतलब क्या है, या होमोलोगस सीरीज क्या होती है, या होमोलोगस ग्रुप किसे कहते हैं। होमोलोगस का मतलब होता है ऐसे 2 कंपाउंड जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हो। सेम फैमिली का मतलब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हो, दोनों की फंक्शनल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, दोनों के सिमिलर प्रॉपर्टीज रहने वाली होती हैं, दोनों के जो फॉर्मूलाज होते हैं, इसको आप याद रखोगे कि दोनों के फॉर्मूला में CH2 का गैप होता है, यानी कि वो दोनों CH2 से डिफर करते हैं। अगर मास की बात करूं तो वो दोनों 14U मोलिकुलर मास से डिफर करते हैं, यानी कि उन दोनों के मोलिकुलर मास में 14U का डिफरेंस होता है, उन दोनों के फॉर्मूला में CH2 का डिफर होता है। दोनों के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप्स होता है, फंक्शनल प्रॉपर्टीज उनकी सेम रहने वाली होती है, लगभग सिमिलर, सेम नहीं सिमिलर प्रॉपर्टीज रहने वाली होती है। आइए बात करते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सबसे पहले देखो ये सेम, और एक और आखिरी पॉइंट जो जानने के लिए बहुत आपको यूजफुल रहेगा, दोनों का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, यानी कि वो एक ही जनरल फॉर्मूले से बने हुए होते हैं। आइए सारी बात चेक करते हैं कि वो ये दोनों जो आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं क्या वो इन बातों को सेटिस्फाई कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या मैंने ऐसे ही बोल दिया कि ये आपके होमोलोगस है। नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला है, ये आपके सभी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। आइए चेक करते हैं, इनके अंदर कितने कार्बन है, 4, इसके अंदर कितने कार्बन है, 5। कितना डिफरेंस आ गया कार्बन का, 1 कार्बन का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 8, यहाँ पर कितने हैं, 10, तो कितने हाइड्रोजन आ गए, 2। पहला पॉइंट हमारा क्लियर, ये हमारा पहला पॉइंट। ये दोनों एक दूसरे से CH2 से डिफर करते हैं। मोलिकुलर मास निकालना चाहो आप इसका, तो आप इसका मोलिकुलर मास निकाल सकते हो, जो कि आएगा 14U के डिफरेंस में, यानी कि इसका जो मोलिकुलर मास आएगा वो इस वाले से 14 ज्यादा होगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये दोनों ही एल्कीन फैमिली से हैं, ये दोनों ही एल्कीन फैमिली से हैं, इसलिए इनका जो फंक्शन हो गया वो सिमिलर हो गया, इनकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज हो गई वो सिमिलर हो गई। चौथा, आइए इनका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, HNCnH2n। आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें वो इसके होमोलोगस होगी। ध्यान से देखिए, अगर मैं कार्बन की वैल्यू 4 लेता हूं तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने आएंगे, 4 × 2 यानी कि 8 आ गया।
अगर मैं कार्बन को 5 लेता हूं तो मेरे हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, होमोलोगस है। आपने क्या क्या रीजन दिया ये फिर से देख लेते हैं। दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स CH2 से डिफर कर रहे हैं फॉर्मूला में, मास में 14U, ये U आपकी यूनिट होती है, यूनिफाइड मास। ये दोनों ही एल्कीन फैमिली से हैं और दोनों का जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आप लोगों ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का और पार्ट होने वाला है, यानी कि ये इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन दे रखा है सेक्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 9 में अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 का पहला पार्ट कराया, अब मैं आपको और पार्ट करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर ए में क्या क्या दे रखा है ध्यान से देखिए। आपको एक कार्बन कंपाउंड दे रखा है ए, उसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 156 के केल्विन में दे रखा है। मैंने उसको आपके सामने लिए डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर दिया, यानी कि -117 डिग्री सेल्सियस। चिल। बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन यानी कि 78 डिग्री सेल्सियस। मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है C2H6O। और हमारे को एक और बात दे रखी है कि वो सोल्यूबल इन वाटर है। क्वेश्चंस क्या है हमारे को ए को आइडेंटिफाई करना है और फिर से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ गया, यानी कि हमारे को जो भी फॉर्मूला आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इसके बाद हमारा अगले क्वेश्चन क्या है, जो भी हमारा कंपाउंड ए आएगा उसके 2 होमोलॉगस बताने हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूम टेम्परेचर पे ये आपका पक्के से लिक्विड रहने वाला है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो -117 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ठंडे प्लेस पर ये फ्रीज होता है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आप फ्रीज नहीं कर सकते। ये समझो कि आपके जो फ्रीजर लगा हुआ है उसका टेम्परेचर भी -4 डिग्री सेल्सियस मिनिमम तक जाता है, ठीक है। अर्थ पे अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर है वो भी आपका -70 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ये उससे भी ज्यादा कम है। तो इतना कम टेम्परेचर पे ही ये क्या होता है, सॉलिड बनता है, यानी कि उससे पहले ये लिक्विड की फॉर्म में ही रहता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर से कम है, यानी कि 78 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत जल्दी क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा थोड़े से ही टेम्परेचर पे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा है C2H6O। आइए यहीं से हमारा अपना चर्चा शुरू करते हैं। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं कार्बन के जिनके अंदर O होता है। आपका एक होता है कीटोन, एक होता है आपका एल्डिहाइड, आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे, और एक आता है आपका एल्कोहल। क्यों, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ये नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर 2 O होते हैं। तो यानी कि हमारा फिल्ट्रेशन हो गया। हमारे पास अभी 2 से हम 4 ऑप्शन से 3 ऑप्शन पर आ गए। धीरे धीरे करके हम इन ऑप्शंस को भी हटाते हैं। जो कीटोन होता है, वो कीटोन जो होता है उसके लिए मिनिमम 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। आपने कभी भी इथेनॉन और मिथेनॉन नहीं सुना होगा, आप अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं, आप जहां मर्जी चेक कर सकते हैं। आपका जो पहला या मिनिमम कार्बन के साथ जो कीटोन होता है वो आपका प्रोपेनॉन होता है, यानी कि 3 कार्बन होने चाहिए। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। क्या ये एल्डिहाइड हो सकता है, आइए चेक करते हैं। आपको 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना है, यानी कि आपको क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है। 2 कार्बन मतलब इथेनॉल। तो इथेनॉल कुछ आपका इस तरीके से नजर आएगा। ये मैंने आपके सामने इथेनॉल बना दिया है, जिसमें आपका क्या है, 2 कार्बन है और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CHO, ठीक है। तो क्या ये आपका एल्डिहाइड हो पाएगा, जरा ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ H कितने हैं, 1 2 3 4। क्या ये सही है, नहीं, आपको 6 H चाहिए थे, तो आपका ये एल्डिहाइड भी नहीं हो सकता। आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा है एल्कोहल। ये एक तरीका था ये फाइंड आउट करने का कि आपका जो A है वो क्या है, आपका A एक एल्कोहल है। आइए, और 2 कार्बन के साथ एल्कोहल क्या होता है, इथेनॉल। आपका A क्या आ गया, आपका A आ गया इथेनॉल। इथेनॉल का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला देखो क्या होता है, C2H5OH। यहां पर टोटल 6 H हो गए। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया इसका। इसकी आइए बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर के। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं फिर इसके। अब उससे पहले जान लीजिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो वाटर से कम था। तो जनरली जो आपके अल्कोहल होते हैं वो पानी के बॉईल होने से पहले ही बॉईल हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत कम होता है पानी के मुकाबले, ठीक है। और वो पानी में सोल्यूबल भी होते हैं अल्कोहल। जब आपने फंक्शन ग्रुप पढ़े होंगे वहां पर उनकी प्रॉपर्टी में आपने इसको पढ़ा होगा, तो ये प्रॉपर्टीज आप याद कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर की बात करने में आता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है।
H H H H H। ये नॉर्मल, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जब इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है सबसे पहले आप सिंपल स्ट्रक्चर बना लो और इसकी मदद से हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले पहला कार्बन, देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को। दूसरा कार्बन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 डॉट 4 इलेक्ट्रॉन्स को। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ध्यान रखो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहां पर बनाकर दिखा रहा हूं आपको, ये आपके हो गए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं H की। H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हर जगह एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ H बना दो। ये बन गए। सबसे पहले मैं H को कंप्लीट कर देता हूं। पहला सर्कल H के अंदर 2 आ गए, दूसरा सर्कल H के अंदर 2 2 आने चाहिए, क्योंकि H अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। सारे H अपने डुप्लेट कंप्लीट करेंगे, हो गए सबके। जब उनके सर्कल के अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब उन्होंने शेयरिंग कर ली। अगर उनके इलेक्ट्रॉन्स 2 हो ही नहीं पा रहे हैं तो उनका शेयरिंग करने का फायदा है ही नहीं। अब आओ कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे कैप्चर हो गए। 4 इसके पास खुद थे और बाकी के 4 इसने शेयरिंग पे ले रखे हैं। इसी तरीके से इस वाले की बात करते हैं। और अब इसकी बात करते हैं, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास भी कितने होने चाहिए, आउटर मोस्ट में 8। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बन गया किसका, इथेनॉल का। हमारे को इथेनॉल का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, बना दिया। हमारे को कार्बन कंपाउंड ए बताना था, हमने बता दिया। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसी में आपको दूसरा पार्ट दे रखा है, आपको कार्बन कंपाउंड ए के होमोलोगस बताने हैं। होमोलोगस मतलब जो उसी की सीरीज से बिलोंग करे, यानी कि सबसे पहला काम वो इथेनॉल ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इथेनॉल। तो मैं आपको 2 होमोलोगस बता देता हूं, मिथेनॉल और प्रोपेनॉल। जरा ध्यान से देखिए, मिथेनॉल इससे एक पहले आता है, उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, CH3OH, CH3H7OH। ये आपका हो गया प्रोपेनॉल, ये हो गया मिथेनॉल। ये आपके 2 होमोलोगस हो गए किसके, एल्कोहल के। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन था सिंपल सा, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना था, चीजों के कंसेप्ट पता होने चाहिए थे। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप ये अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थ्रू आउट द सेशन हम आपके लिए ऐसे सैंपल पेपर सॉल्व करते रहेंगे और आपका मोटिवेशन बढ़ाते रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बायोलॉजी से आया हुआ है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने आपको, पहले एक लाइन दे रखी है, उस लाइन में क्या कह रखा है बेसिकली ध्यान से पढ़ी होगी आपने। 2 पी प्लांट्स है जिन्होंने क्या किया, 2 पी प्लांट्स है, कौन कौन से, राउंड और येलो, ठीक है। अगला है आपका रिंकल्ड और ग्रीन। राउंड और येलो, देखो राउंड येलो एक तरीके का पी प्लांट होता है, रिंकल्ड ग्रीन एक तरीके का पी प्लांट होता है। उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई, यानी कि दोनों को एक दूसरे के साथ मेट करवाया गया। तो आपके सामने जो प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो भी कैसा आएगा, राउंड येलो। उसको बोला जाता है F1 प्रोजेनी। F1 प्रोजेनी को इस तरीके से समझो, पीडी, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन होता है ना, आपके घर में भी होगा, आपके फादर और आपके अंदर एक जनरेशन का गैप है, लेकिन आपकी सेकंड जनरेशन, आपके दादा की आप जो हो वो सेकंड जनरेशन हो, आपके जो बच्चे होंगे वो आपके दादाजी के थर्ड जनरेशन के बच्चे लगेंगे। इस तरीके के जनरेशन की बात होती है। तो ये तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। अब उसने कहा है कि जो F1 जनरेशन के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई नया प्रोडक्ट सामने आएगा या कोई वेरिएशन आएगी, पहला तो हमारे को ये बताना है। फिर हमारे को बताना है टोटल 160 सीड्स हैं, तो कितने सीड्स ऐसे होंगे जो नई क्वालिटी या नई वेरिएशन के साथ डेवलप होंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, पूरा टाइम लेंगे, मैं इसका एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। जुड़े रहना इस क्वेश्चन के अंत तक, आपको हर एक चीज उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको इस 10 मिनट के अंदर आपको पूरा हेरिडिटी एक साथ कंबाइन कर दूंगा। अगर आज आपने ये समझ लिया तो सारे ही क्वेश्चन इसके लगभग सिमिलर होने वाले होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। ये 2 अलग अलग तरीके के पी प्लांट है बेसिकली। ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। ये RRYY क्या है, आपने क्या देखो सर आपने तो बहुत कुछ लिख दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक एक करके आपको नीचे मत देखो, ऊपर से मेरे साथ चलो। RRYY और RRYY ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स हैं जो इस पर्टिकुलर किसके अंदर पाए जा रहे हैं, पी प्लांट्स के अंदर पाए जा रहे हैं।
ये राउंड येलो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिंकल्ड ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, हमने क्या कर रखा है, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको नाम दे दिया, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई आपके रिंकल्ड ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई आपके राउंड येलो को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये है क्या, आपके साइंटिस्ट थे ग्रिगोर मंडल, जिन्होंने सबसे पहले हेरिडिटी के ऊपर बात की थी। ग्रिगोर मंडल, याद कर लो इनका नाम, ये आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। सबसे पहला सिस्टमैटिक स्टडी जो की थी हेरिडिटी और जेनेटिक्स के ऊपर, वो किसने करी थी, ग्रिगोर मंडल ने की थी। तो मैं आपको बता देता हूं इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पी प्लांट्स लिए और उनको सेल्फ पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन के कराया। देखो होता क्या है, मैंने शायद आपको ये पहले ही बताया होगा किसी क्वेश्चन में, आप अपने फादर से सिमिलर हो सकता है आपकी नाक अपनी मम्मी पे गई हो, आपकी आंख अपने पापा पे गई हो। ऐसा क्यों, कैसे कि आपका ये जो उनके साथ सिमिलर कैसे है, और सारे ह्यूमंस एक जैसे कैसे होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल नहीं होते, लेकिन उनके जो फीचर्स होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं। सबके दो आंख, एक नाक, एक मुंह, दो कान, बाल, ये सब होते हैं, आपके भी हैं, आपके भाई के भी, सबके ऐसे हैं। लेकिन सोचो किसी को कुछ अलग निकल आते हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन है, उनकी आई ग्रीन है, ऐश्वर्या राय है, उनकी आईज ब्लू है। ऐसा कैसे हुआ, तो ये वेरिएशन आ जाती है थ्रू आउट द जर्नी। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जो फीचर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से आते हैं, लेकिन समटाइम्स कुछ रिसेसिव फीचर्स होते हैं जो ओवरकम नहीं कर पाते डोमिनेंट फीचर्स को, लेकिन कभी कभार रेयर चांसेस में वो डोमिनेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो वो आपके नजर आते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। तो ग्रिगोर मंडल थे जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। तो क्रोमोसोम्स की बात करें, क्रोमोसोम्स आपकी वो यूनिट होती है, वो चीज होती है जिससे जब आपके फादर और मदर बने तो उनकी तरफ से आपके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन दी, उन्होंने अपने क्रोमोसोम्स दिए, जिनके अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन्स। डीएनए क्या है, डीएनए ऐसा समझो आपको बिल्कुल वो पेन ड्राइव है, फादर और मदर की जो इंफॉर्मेशन है वो पेन ड्राइव से आपके पास आ रही है, उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके फादर मदर की है, ताकि आप जब बिल्ड होगे, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और बिल्ड होंगे वो आपके फादर मदर की तरह सिमिलर क्यों होता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो बेसिकली किसकी आ रही है, फादर मदर की आ रही है। तो इसमें ये जो है ये आपके क्रोमोसोम्स हैं, ये आपके गैमेट्स है। गैमेट्स मतलब सेक्स सेल्स, ये आपको मैंने पहले भी रिप्रोडक्शन में पढ़ा रखा होगा, सेक्स सेल्स होते हैं। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर ये क्रोमोसोम्स है दो के ग्रुप में। रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा जब हम मेटिंग करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो आपके पेरेंट से आपके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। तो यहां पर देखो इसका आधा हुआ एक आर आया, इसका आधा हुआ एक वाई आया, इसी तरीके से गैमेट बनते हैं। यहां पर दो आर वाई बन जाएंगे, यहां पर आर वाई बन जाएंगे। समझ आ रहा है, यहां पर ये आधे आधे हो गए, दो सेल बन गए। यहां पर एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है मायोसिस, उस मायोसिस से ये क्रोमोसोम ब्रेकडाउन हो गया दो अलग अलग सेल्स में, जिसमें से एक ही सेल आपकी बॉडी में आने वाला है। ठीक है, तो इस आरवाई ने इस आरवाई के साथ क्या किया, क्रॉस ब्रीड किया। ये दो अलग अलग प्लांट को ग्रिगोर मंडल ने क्या करवा के देखा, क्रॉस पोलिनेट करवा के देखा। क्रॉस पोलिनेशन जिनको नहीं पता मैं बता दूं, दो अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर्स का एक दूसरे के साथ फ्यूजन करना या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करना क्रॉस पोलिनाइजेशन कहलाती है। जब एक प्लांट के मेल पोलन्स दूसरे प्लांट के फीमेल स्टिग्मा पे जाके चिपकते हैं, तो इस प्रोसेस को ही आपको क्या बोलता है, क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। तो जब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई तो एक स्पीसीज बनी जो कि कैसी थी, राउंड येलो। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था। जब हमने दो प्लांट लिया, एक राउंड येलो और एक लिया रिंकल्ड ग्रीन, तो जो हमारा स्पीसीज आया वो राउंड येलो आया। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए, देखो बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। जो राउंड येलो है, पी प्लांट में ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, यानी कि मैक्सिमम परसेंटेज में पाया जाने वाला कैरेक्टर होता है राउंड येलो। और रिंकल्ड ग्रीन आपका कम उसमें फ्रैक्शन में पाया जाता है, तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है। मैं आपको दो नाम बार बार ले रहा हूं, डोमिनेंट और रिसेसिव। इसको सिंपली इस मैथ से समझो कि जो डोमिनेंट है वो ज्यादा है, रिसेसिव मतलब कम है। और हमेशा आपने देखा होगा ज्यादा पावर वाले लोग कम पावर वालों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कम पावर वाले दबाने वालों से ऊपर उठ जाते हैं। तो अभी आपको ऐसा समझना है कि डोमिनेंट रिसेसिव को क्या करता है, दबाता है, इसीलिए उसका नाम है डोमिनेंट। तो यहां पर क्या हुआ, राउंड येलो ने रिंकल्ड ग्रीन की प्रॉपर्टीज को छुपा के अपनी प्रॉपर्टीज दिया है। समझ गए। अब देखो दो चीज आपको समझनी जरूरी है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। देखो आपके इसके अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि राउंड और येलो के जीन्स हैं, इसके अंदर रिंकल्ड और ग्रीन के सीड्स हैं। तो ये जिस जीन से बने हैं वो आपके कहलाए जीनोटाइप।
ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, क्रॉस ब्रीडिंग के बाद आपका प्लांट कैसा दिख रहा है, राउंड येलो, यानी कि सेम इसकी तरह, लेकिन इसका जीनोटाइप था आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, लेकिन इसका क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि इसके अंदर आपको दिख तो ये राउंड येलो जैसा रहा है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, रिंकल्ड ग्रीन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन राउंड येलो डोमिनेंट होने की वजह से जो इसका फीचर निकल कर आया वो कैसा नजर आया, राउंड येलो नजर आया। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पहली जनरेशन, यानी कि हमारी पहली जनरेशन थी, ये पेरेंट्स थे, इनकी पहली जनरेशन ये आई। जब ये पहली जनरेशन को बोला जाता है F1 प्रोजेनी, F1 मतलब फिजिकल जनरेशन, तो ये F1 मतलब पहली जनरेशन, प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग्स या बच्चे। जब ये आपस में सेल्फ पोलिनेशन करेंगी, यानी कि समझ लो ऐसे दो प्लांट्स आए, जो दो प्लांट्स कैसे हैं, जिनके अंदर जिनका जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई था, तो यहां पर ये याद रखना कि ये दोनों अलग कैसे हैं। इसका जीनोटाइप के अंदर राउंड और येलो के ही जीन्स हैं, इसके अंदर राउंड येलो के साथ साथ रिंकल्ड ग्रीन के भी जीन्स हैं। अब देखो इसके गैमेट्स बनेंगे क्या क्या, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये गैमेट्स हैं, ये इसके कॉम्बिनेशन है, यानी कि गैमेट्स है। मिटोसिस से ये जो क्रोमोसोम्स है वो 4 अलग अलग तरीके के सेलों में डिवाइड हो गया। अब जब ये दूसरे इन्हीं सेलों के साथ क्या करेगा, पोलिनेशन करेगा, तो हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब हमारे को ये बताना है कि उसके अंदर कोई वेरिएशन नजर आ रही है, ये सारे के सारे प्लांट आपके राउंड या येलो ही बनेंगे कि रिंकल्ड ग्रीन नजर आएगा। चलो देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, जब इन दोनों का मेटिंग हुआ तो आपका बना राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो और राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो। अब जरा ध्यान से देखो वो क्या है, ये अभी आपका राउंड येलो, और देखो ये भी आपका राउंड येलो, और कुछ दिख रहा है आपको, नहीं। जरा ध्यान से देखो हुआ क्या है आपके साथ, यहां पर जब भी ये मेटिंग कर रहे हैं तो आपके पास जो बन के आ रहा है वो कैसा आ रहा है, राउंड येलो, क्योंकि हमेशा इस बात को ध्यान में रखना, कैपिटल आर होगा और स्मॉल आर होगा तो कैपिटल आर की तरह दिखेगा, वो कैपिटल वाई होगा और स्मॉल वाई होगा तो वो कैपिटल वाई की तरह दिखेगा। मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आइए बात करते हैं फिनोटाइप की। जीनोटाइप क्या होता है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपके क्रोमोसोम का। फिनोटाइप क्या होता है कि वो किस तरीके से दिखेंगे, क्या वो डोमिनेंट कैरेक्टर की तरफ दिखेंगे या रिसेसिव कैरेक्टर की तरफ दिखेंगे, उसको बोला जाता है फिनोटाइप। जैसे कि ये वाला जो पी प्लांट है वो राउंड और येलो है तो उसका फिनोटाइप क्या हो गया, राउंड येलो। ये वाला जो पी प्लांट है वो रिंकल्ड और ग्रीन है तो उसका फिनोटाइप क्या हो गया, रिंकल्ड और ग्रीन। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप ध्यान से समझ लो। जीनोटाइप मतलब होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और फिनोटाइप को मतलब नहीं है कि आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फिनोटाइप बताता है कि आप एक्चुअल में दिखने किसके वाले हो, यानी कि आपके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स शो होने वाले हैं वो किसके होने वाले हैं। समझ गए? तो जरा ध्यान से देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो आपका बन गया क्या, राउंड येलो। देखो यहां पर कैपिटल, जहां पर भी एक भी आर कैपिटल है वहां पर वो राउंड होगा, जहां पर भी एक भी वाई कैपिटल है वो येलो होगा। तो देखो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, ये सारे के सारे आपके राउंड येलो है। अब जरा बात करते हैं कि वेरिएशन कहां नजर आई। चलो वेरिएशन के ऊपर बात करें तो आपको देखो यहाँ वेरिएशन नजर आ रही है, ये आपका बन गया राउंड ग्रीन, क्योंकि देखो छोटे छोटे वाई हैं दोनों, बड़ा वाई है नहीं, दोनों ही स्मॉल वाई है। तो स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन को, तो ये आपका बन गया राउंड ग्रीन। आइए और देखते हैं, ये भी आपका बन गया राउंड ग्रीन, ये भी आपका बन गया राउंड ग्रीन, यानी कि 3 आपके सामने एक नई स्पीशीज निकल कर आई, वो आई राउंड ग्रीन की। अगली बात करते हैं, अगली बात किसकी है हमारी, देखो जरा ध्यान से, ये हमारा कैसे है, रिंकल्ड येलो। यहां पर हमारा क्या था, राउंड येलो, ये हमारा क्या है, रिंकल्ड येलो। ये हमारा कैसा है, रिंकल्ड येलो। ये हमारा कैसा है, रिंकल्ड येलो। अब जरा ध्यान से देखो, एक चीज जो आपको सरप्राइज कर देगी, वो चीज क्या है, आपके पास टोटल 16 कॉम्बिनेशंस के अंदर एक, टोटल 16 के अंदर से एक आपका कैसा निकल कर आया, रिंकल्ड ग्रीन। अब जरा ध्यान से देखो, ये थी आपकी सबसे, अगर मैं इसको इस तरीके से पहलू, ये सबसे पहले पेरेंट्स थे जिनके अंदर रिंकल्ड ग्रीन था, लेकिन जो पहली जनरेशन आई उनके अंदर रिंकल्ड ग्रीन कहीं पर भी नहीं था। लेकिन उसके बाद वाली जनरेशन में 16 बच्चों में से एक बच्चा कैसा हुआ, अपने पूर्वजों के जैसा हुआ। इसी तरीके से आपको क्या होता है कि आपके अंदर, सबके अंदर रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हो सकता है आप 2 भाई बहन हो, आप तो बिल्कुल अपने फादर पे गए हो या मदर पे गए हो, लेकिन आपकी जो
बहन है वो ना फादर पे गई है नहीं मदर पे गई है, आपने अपने ग्रैंडफादर को देखा वो उस पे भी नहीं है, ग्रैंड मदर पे भी नहीं है, लेकिन हो सकता है वो आपके परदादा या उनसे भी पहले किसी के ऊपर गई हो, क्योंकि जो उनके ट्रेड्स हैं, जो रिसेसिव ट्रेड्स हैं, वो ट्रांसफर होते होते आपके फादर मदर में आए होंगे और वो अब आपकी बहन में क्या हो गए, डोमिनेंट कैरेक्टर की तरह सामने आए हैं। जैसे इस वाले प्लांट में डोमिनेंट कैरेक्टर की तरह 16 में से एक प्लांट कैसा नजर आया, रिंकल्ड ग्रीन, जबकि इसके पापा मम्मी कैसे थे, राउंड येलो थे। अब मुझे लगता है आपको बहुत हद तक समझ आ गया होगा। तो हाँ, वेरिएशन तो नजर आ रही है, आपको नजर आ रही होगी वेरिएशन। देखो टोटल 16 में से 9 कैसे हैं, पापा मम्मी जैसे हैं, बिल्कुल सिमिलर, राउंड येलो। 3 कैसे हैं राउंड ग्रीन, 3 कैसे हैं, रिंकल्ड येलो, ठीक है। और एक मात्र प्लांट ऐसा है जो आपका रिंकल्ड ग्रीन है, तो इसको बोला जाता है फिनोटाइप रेशियो। क्या बोला जाता है, फिनोटाइप रेशियो। ये आप याद कर लो, फिनोटाइप रेशियो कभी कभार पूछी जाती है, 9:3:3:1, यानी कि जो 9 है वो पेरेंट्स पे गए हैं, 3 के अंदर स्लाइटली चेंज है 3:3, और ये जो 1 है ये कंप्लीटली चेंज है, ये राउंड येलो वाला, सॉरी रिंकल्ड ग्रीन वाला, तो ये इसका फिनोटाइप है। तो ये रेशियो आपके अभी काम आएगी। अगला न्यूमेरिकल हमारा क्या है, मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। उसने हमारे को टोटल सीड्स दिए हैं कितने, 160, टोटल सीड्स दिए हैं 160। वो बोल रहा है इन 160 सीड्स में सेल्फ पॉलिनेशन हुई है। अब ये बताना है इनमें से कितने प्लांट आपके नई वैरायटी के होंगे, नई वैरायटी के प्लांट्स बताने, इस बात को ध्यान में रखना। तो आइए बात करते हैं, यही हमारी रेशियो रहने वाली है, क्योंकि ये आपके ये हैं, समझो। आपको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की क्या दे रखी है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की सीड्स दे रखी हैं। अब उसके अंदर से प्लांट ग्रो करेंगे, तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि नए वेरिएशन नजर आएंगे, ये वाले नए वेरिएशन, क्योंकि 9 तो अपने पेरेंट्स पे गए हैं। चलो बात करते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मान लो x नंबर है, तो 9x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 1x, ठीक है। ये टोटल मिलाकर क्या बना रहे हैं, 160 सीड्स बना रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्लांट्स है x, और आपके ये हो गए। इसको सॉल्व करो, ये बेसिक मैथ से आपने करा भी होगा। ये आपका आ गया 16x इक्वल्स टू 160, तो x आ गया आपका 10। अब जरा ध्यान से देखो, नई वैरायटी के जो प्लांट है वो 30, 30 और 10, यानी कि 160 प्लांट्स अगर ग्रो करेंगे तो आपके कितने 70 प्लांट्स न्यू स्पीसीज के होने वाले हैं, जिनके अंदर पेरेंट से स्लाइटली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे, और एक तो बिल्कुल ही अलग होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 90 जो है वो सिमिलर टू पेरेंट्स होंगे, और जो 70 हैं न्यू वेरिएशन के साथ आपको नजर आएंगे। तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था, जिसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी मैंने आपको कराया क्वेश्चन नंबर 10, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ये कोई और पार्ट नहीं है, ये आपके 2 पार्ट दिए गए हैं। तो पहले आपके पास स्क्रीन पर आएगा पार्ट ए का क्वेश्चन, फिर मैं आपको पार्ट ए सिखाऊंगा, फिर आपके पास आएगा पार्ट बी का क्वेश्चन, और मैं फिर आपको पार्ट बी कराऊंगा। तो पार्ट ए आपके सामने ये रहा। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, 11th का सेकंड पार्ट, और ये है मेरे फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स से। तो फिजिक्स का अब क्वेश्चन आ चुका है न्यूमेरिकल, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। बच्चों को ये डर रहता है कि वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, बेशक सब कर लेंगे। अरे कैसे, तुमने बायो कर ली, केमिस्ट्री कर ली, तो फिजिक्स तो सबसे ज्यादा आसान होने वाली है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले याद है, तो आप चुटकी बजाते हुए कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप खुद क्या होगे, बस यही था, हाँ बस इतना ही होने वाला है। आपको कॉस्ट दे रखी है 1 किलोवाट आवर एनर्जी की, कितनी, 3.5 रुपए। आपको बता रहा है कि जनरेटर जो मैक्सिमम पावर जनरेट कर पा रहा है 1 घंटे में, वो है कितना, 2 किलोवाट, ठीक है। ये आवर नहीं आएगा, ये आपकी पावर बताई गई है कि 1 घंटे में वो इतने पावर को जनरेट कर सकता है, यानी कि आपका जनरेटर इससे ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर सकता। आपका जो जनरेटर है वो 3 घंटे के लिए चलाया गया। ये सारी की सारी चीजें क्वेश्चन में दे रखी है, एम आई राइट, करेक्ट। तो ये सारी की सारी चीजें आपको सिर्फ क्या करनी है, इस समय नोट डाउन करनी है। टाइम दे रखा है आपको कितना, 3 घंटे। 3 घंटे के लिए आपका जो जनरेटर है वो चलाया गया है। अब आपसे उसने क्या पूछा है,
उसने आपसे पूछा है कैलकुलेट कि क्या कॉस्ट पड़ेगा सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अगर टोटल जो जितनी भी एनर्जी क्रिएट कर रहा है वो मैं खरीदना चाहता हूं, तो 1 किलोवाट की इतनी दे रखी है, तो टोटल एनर्जी जितनी जनरेट हो रही है 3 घंटे में मैं खरीदना चाहता हूं, तो मुझे क्या कॉस्ट आएगी। आप कहोगे तो मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2-4 फॉर्मूले बता देता हूं। एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू में T, यानी कि पावर इंटू में टाइम। तो आपको यहां पर सब नजर आ रहा है, करेक्ट। पावर दे रखी है 2 किलोवाट, क्योंकि इतनी ही पावर वो मैक्सिमम जनरेट कर पा रहा है 1 घंटे में। और कितनी देर तक चल रहा है ये 3, तो 6 आवर, तो 6 किलोवाट आवर ये आपकी आ गई एनर्जी। इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है कितनी देर में, 3 घंटे में। अभी सारी की सारी एनर्जी मैं खरीदना चाहता हूं किससे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जैसे आपके घर में रिलायंस की आ रही है, BSES की आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी आपको बेच रही है। इसी तरीके से क्वेश्चन में जो कंपनी दे रखी है मेन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मैं उससे खरीदना चाहता हूं। तो देखो 1 किलोवाट आवर की इतनी है, तो मैथ्स का सिंपल सा सवाल, जब भी टोटल कॉस्ट निकालनी होती है तो टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी क्या आएगी, सिंपल सा, आपकी टोटल एनर्जी इतनी है और 1 वॉट की एनर्जी रुपीज 3.50 है। आपका आंसर कितना आएगा, 21.50 रुपीज। खत्म। किसी ने सोचा भी नहीं होगा क्या इतना छोटा हो सकता है। हाँ, ये इतना ही छोटा है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सबसे ज्यादा इजी, सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाले क्वेश्चंस होते हैं। बाकी किसी में तो आपका क्वेश्चंस कट भी सकता है। यहाँ पर तो न्यूमेरिकल्स इतना है, 4 स्टेप में वो आपका क्या काटेगा। अच्छे से कर लो, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज 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 लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा आप हमारे चैनल को फैलाएंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा कि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट और ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर आपके लिए लेकर आऊं। जितने ज्यादा सैंपल पेपर आप एक पेपर से पहले सॉल्व करते हो, आपके सक्सेस रेट उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे इसी काम में लगा रहा हूं, तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए, आग लगा दीजिए। अभी हम लौटेंगे पार्ट बी के साथ। तो हम लौट आए हैं हमारे पार्ट 11 के पार्ट बी के साथ। तो आइए देखते हैं पार्ट बी में हमारा क्या है। पार्ट बी में हमसे पूछा गया है, एक इलेक्ट्रिक केटल में एक स्टूडेंट पानी गर्म कर रहा है, उसको लग रहे हैं 20 मिनट्स। सही कह रहा हूं। अब वो क्या करना चाहता है, वो इस टाइम को रिड्यूस करना चाहता है, क्योंकि वो आप ही की तरह रहा होगा, उसको पढ़ाई में मन लग रहा होगा, उसको पढ़ना है, तो अपने 20 मिनट्स वेस्ट नहीं करना चाहता होगा। तो वो चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रिक का जो टाइम है, बॉइलिंग का जो टाइम है पानी का, वो कम हो जाए। इस कॉन्सेप्ट को हम पहले ध्यान से समझेंगे। हमारे को सिर्फ ये आंसर करना है कि ऐसा करने के लिए, टाइम को रिड्यूस करने के लिए, उसको लेंथ को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। सबसे पहले मैं कुछ चीजें बता दूं। जब भी हमारे को ऐसे एलिमेंट्स की एफिशिएंसी बढ़ानी होती है तो हम बात कर रहे हैं उसकी पावर की। देखो सबसे सिंपल, आप घर में लेकर आते हो बल्ब, एक छोटा बल्ब आता है 5 वॉट का, एक बड़ा बल्ब आता है 10 वॉट का, 100 वॉट का। जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है, वॉट मतलब पावर, वैसे वैसे क्या बढ़ती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। और वो लगी एक ही होल्डर में रहा है। आपने देखा होगा यहाँ पर एक होल्डर है, यहाँ पर ही 5 वॉट का बल्ब लगा है, यहाँ पर ही 20 वॉट का बल्ब लगा है, यहीं पर ही 100 वॉट का बल्ब लगा हुआ है। हो क्या रहा है आपका, हो क्या रहा है कि सेम एनर्जी से सब कुछ जो आ रहा है, लेकिन जब पावर ज्यादा ले रहा है तो इफिशियंसी ज्यादा दे रहा है। यानी कि इलेक्ट्रिक केटल की अगर हम वॉट बढ़ा दे, पावर बढ़ा दे, तो मेरा क्या होगा, मेरी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, तो वो ज्यादा हीट करेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिक केटल किस प्रिंसिपल पर काम करती है। ध्यान से सोचिए कि इलेक्ट्रिक केटल क्या कर रही है, आपके पानी को गर्म कर रही है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। इस केस में हमारे को रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान रखना है। किसके ऊपर ध्यान में रखना है, रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान में रखना है। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर काम कर रही है ना, बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो आपको चलो मैं लिख के ही समझा देता हूं। सबसे पहले ये देखो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूले कई सारे हैं, सारे याद कर लो। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में R, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, ये सारे पावर के फॉर्मूले हैं। तो सपोज मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मैं अभी आपको बताता हूं। P वी स्क्वायर अपॉन में R, आपको क्या दे रखा है, आपको ये बोला गया है कि जो मेन सोर्स से एनर्जी आ रही, सप्लाई आ रही है, वो सेम रहने वाली है। सभी घरों में 220 वोल्ट आता है।
ये चेंज नहीं होता, 220 वोल्ट ही वो जनरली रहता है। हमारे को अगर एफिशिएंसी बढ़ानी होती है तो बेसिकली देखो, अगर आपको ज्यादा रोशनी चाहिए तो आपने जो बल्ब लाए वो ज्यादा वाट के लाए। ऐसा नहीं हुआ कि आपने घर का सप्लाई डबल कर दी, सप्लाई तो 220 ही आएगी, पर आपने इक्विपमेंट बदल दिया। पर यहाँ पर आपके पास पैसे नहीं, आप इलेक्ट्रिक केटल बदल नहीं सकते। लेकिन क्या सोल्यूशन उसका निकालना चाहिए कंपनीज को, तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन को समझने की प्रयास कीजिएगा कि मुझे क्या करना है, पावर बढ़ानी है, पावर बढ़नी चाहिए तो मेरी आर क्या होना चाहिए। जरा ध्यान से देखिए कि जो पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, क्योंकि वी मेरा सेम रहने वाला है, इस बात को ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वी मेरा कांस्टेंट है, वी चेंज नहीं हो रहा, तो वी को हटा देते हैं, तो मेरा जो ये रिलेशन निकल कर आ रहा है, यानी कि जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी पावर क्या होगी, बढ़ेगी। करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन में ए, वेयर रो इज द कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी होती है ए फॉर एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो भी एलिमेंट है उसकी लेंथ को डिफाइन कर रहा है एल। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन निकल कर आया और हमारे को बेसिकली आंसर करना है लेंथ के ऊपर। तो यहां से जो रिलेशन निकल कर आया वो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। तो एलिमेंट जो लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल केटल में वो लेंथ लगी हुई है, जितनी ज्यादा वायरिंग हो रखी होगी उतनी ज्यादा वो हीट अप हो रखी होगी। तो अब देखो क्या नजर आ रहा है आपको, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल नजर आ रहा है आपको। अब आर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है तो पी की जगह में क्या लिख सकता हूं, यहां पर पी जो डायरेक्ट हो गया एल। बच्चों को समझ आई ये बात कि नहीं आई? इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखो, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, तो यहां पर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल के, तो पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया एल के। आइए नहीं समझ आई, मैं बताता हूं। एल बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो पी घटेगा। ये बात है, मुझे पी को क्या करना है, बढ़ाना है। चलो फिर से करते हैं, एल घटेगा, आर घटेगा, आर घटेगा, पी बढ़ेगा। बढ़िया पी, ये मेरी इफिशियंसी बढ़ा रहा है, तो मेरा जो हीटिंग इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात, देखो पावर अगर बढ़ रही है, और देखो पावर भी क्यों बढ़ रही है, हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू में T। हीट एनर्जी का यही फॉर्मूला होता है, पावर बढ़ेगी तभी तो मेरी हीट क्या होगी, बढ़ेगी ना। देखो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। मैं चाहता हूं T कम हो जाए, अगर T कम करना है तो P तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, तभी तो मेरा H मेंटेन रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। तो पावर बढ़ानी है, सारा कंसेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, मैं दोबारा से समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है, हीटिंग एलिमेंट बढ़ाना है आपको, हीटिंग इफेक्ट बढ़ाना है इलेक्ट्रिकल कैटर का। हीटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, P के। T तो मुझे उतना नहीं रखना, T मुझे कम करना है, लेकिन जब दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़नी चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट क्या आ पाएगा, पहले वाले के बराबर। तो H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के। तो P बढ़ाना है तो R घटाना होगा, क्योंकि जो V स्क्वायर है वो तो हमारा कॉमन रहने वाला है। R घटाना है तो लेंथ डिक्रीज करनी पड़ेगी, लेंथ डिक्रीज करूंगा तो R डिक्रीज होगा, R डिक्रीज होगा तो P इंक्रीज होगा, P इंक्रीज होगा तो H इंक्रीज होगा। तो मैंने आपके सामने पूरा का पूरा पार्ट भी समझा दिया है। आपका जो आंसर है वो ये है कि हमारे को लेंथ जो है वो डिक्रीज करनी है। रीजन, क्योंकि जो लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, P के। इस वाले को ध्यान में रखना, अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो पावर डिक्रीज हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है तो पावर इंक्रीज हो रही है। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या था, मुझे पावर को बढ़ाना है, तभी वो हीट एनर्जी को बढ़ा पाएगा, और हीट एनर्जी बढ़ेगी तभी तो आपका पानी जल्दी गर्म होएगा ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसी के साथ हम लौटेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।